हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज हम शुरू करते हैं एक नया सेशन। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे दी एनिमी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो जो चैप्टर है दी एनिमी दुश्मन, इसको लिखा है पर्ल एस बक ने। यदि पर्ल एस बक की बात करें तो पर्ल एस बक हमारी जो राइटर है, पोएट, ऑथर है, इनका जन्म हुआ था 1892 में और इनकी डेथ हो गई थी 1973 में। बात करें तो इन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता है। कब जीता है? 1932 में इन्होंने एक नोवेल लिखा था और जिसका नाम था द गुड अर्थ। क्या लिखा था इन्होंने? द गुड अर्थ नाम का एक नोवेल लिखा था। इसके बाद इन्होंने फिर नोबेल प्राइज भी जीता। कब? 1938 में लिटरेचर में। ये तो बात हो गई पर्ल एस बक के बारे में, बस इतना ही काफी है इनके लिए। बात करते हैं अब हम अपने चैप्टर की। तो चैप्टर में हमारे 4 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा डॉक्टर सैदो, सेकंड हना, थर्ड जनरल टकीमा एंड फोर्थ हमारा हो जाता है टॉम। आगे पीछे हो सकते हैं। देन बात करते हैं इसमें एक कैरेक्टर और है जो है इनकी जो नौकरानी है उसका कैरेक्टर है, जिसका नाम है यूमी का कैरेक्टर। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? डॉक्टर सैदो की। तो डॉक्टर सैदो एक जापानीज सर्जन है और ये बहुत ही ज्यादा रिनाउंड सर्जन है और बहुत ही एकम्प्लिश सर्जन कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक साइंटिस्ट भी है जिन्होंने अभी अभी एक नई खोज की है और उस खोज में इन्होंने क्या किया है कि जो वाउंड होते हैं वो जल्दी से क्या होने लगते हैं, वे हील होने लगते हैं, जल्दी हील होने, रिकवरी जल्दी शुरू हो जाती है। मान लिया कोई वाउंड है, उसको हील करने में आपको 15 डेज लगते हैं और इन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी, एक ऐसी खोज की थी जिसके थ्रू ये उसको हील कर सकते थे इससे आधे टाइम में। बात करते हैं लेकिन क्या करें, इनकी ये एक ऐसे डायलेमा में फंस जाते हैं, ऐसे कन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म को सिलेक्ट करे या अपनी जो ड्यूटी है, डॉटर ऑफ ड्यूटी, उसको सेलेक्ट करें। यानी कि अपने पेशे में और अपने देशभक्ति के बीच में से इनको एक चीज को सिलेक्ट करना था। इनके सामने एक ऐसा डायलेमा आ जाता है। वो क्या होता है उसी को हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है टॉम। टॉम की बात करते हैं तो टॉम एक वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर है जो एक्सीडेंटली डॉक्टर सैदो को मिल जाता है। अब डॉक्टर सैदो उसका क्या करता है? इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो ठीक हो जाता है। और बात करते हैं कि क्या डॉक्टर सैदो उसको सौंप देता है कि नहीं सौंपता, ये अलग बात है। बात करते हैं कि वो सोचता है, कौन? अमेरिकन सोल्जर, कि जितने भी जापानीज है सभी क्या है, बहुत ज्यादा इनह्यूमेन है और इनह्यूमेन होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रूल भी होते हैं। बात करते हैं जनरल टकीमा की। ये जापानीज आर्मी का जनरल है और ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान है, सेल्फिश पर्सन है। और सेल्फिश क्यों है? क्योंकि इन्हें अपने सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो जनरल टकीमा है ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं और इनको अपने सिवा और कोई तीसरा नहीं या दूसरा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर ये क्या है, तो जनरल टकीमा है, इनको सिर्फ इतना विश्वास है कि अगर तुम्हारी कोई जान बचा सकता है तो वो सिर्फ कौन है? डॉक्टर सैदो है। डॉक्टर सैदो के अलावा पूरे वर्ल्ड में तुम्हें और कोई जान नहीं बचा सकता। क्योंकि बहुत से जर्मनी से पढ़े लिखे भी डॉक्टर थे, बट जनरल टकीमा बिलीव्स इन डॉक्टर सैदो मोस्ट। बात करते हैं कि जनरल टकीमा को बीमारी क्या थी। तो जनरल टकीमा को गाल ब्लेडर की बीमारी थी। जो उनकी जो पित्त की थैली थी उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी उसका जो इन्फेक्शन था। उसी की क्या होती थी, सर्जरी हो रही थी, इनको दर्द बहुत ज्यादा रहता था। तो जनरल टकीमा को ये प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ जनरल टकीमा के बारे में और कुछ समझने की कोशिश करें तो जनरल टकीमा एक बहुत ही रूथलेस पर्सन थे। तो रूथलेस का मतलब होता है कि ये अपनी जो वाइफ थी इनकी, उसको भी पीटा करते थे, बड़े निर्दयी तरीके से, क्रुएल्टी के साथ उसकी बीटिंग करते थे, पिटाई करते थे अपनी वाइफ की भी। तो इतने ज्यादा रूथलेस है। तो इनके बारे में अब कोई बात नहीं करता क्योंकि इन्होंने एक युद्ध हुआ था, वो उस वॉर को इन्होंने जीत लिया था, तो ये सबके हीरो बन गए थे। तो ये तो हो गया किसके बारे में? जनरल टकीमा के बारे में। अमेरिकन प्रिजनर के बारे में हना रह गई हमारी। तो हना की बात करते हैं तो हना क्या है? डॉक्टर सैदो की वाइफ है और ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड लेडी है। और इनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर सैदो की हना की अमेरिका में, जब ये अमेरिका में डॉक्टर सैदो अपनी स्टडीज पूरी करने, मेडिकल की जो प्रैक्टिस है, स्टडीज है, उसको पूरी करने के लिए गया था। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो ये हेल्प करती है किसकी? इस POW जो इनको मिल गया था एक्सीडेंटली, उसको ऑपरेट कर रहा था कौन? डॉक्टर सैदो। बट जो ऑपरेशन को देखकर जो हमारी हना है वो बहुत ही ज्यादा क्या करती है, रेस्टलेस फील करती है और उसको वोमिटिंग होने लगती है और वो फिजिकली डिस्कम्फर्ट हो जाती है।
तो बीइंग फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जो हमारी कौन है, हना है, डॉक्टर सैदोस वाइफ, इसने फिर भी अपने जो हस्बैंड है उसका साथ दिया ऑपरेशन में। किसको ऑपरेशन में? टॉम के। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर। अभी हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, चैप्टर का, कि आखिर चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो जो चैप्टर है, इस चैप्टर को लिखा गया था उस दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका का क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर सैदो है, इनके वहां पर एक अमेरिकन, क्योंकि इनका घर है एक बीच पर, कहां पर है, एक बीच है, वहां पर इनका घर बना हुआ है, तो वहां पर ये रहते हैं। तो वहां पर शाम के टाइम इनके वहां पर समुद्र में एक अमेरिकन सोल्जर आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल था, गोली भी उसको लगी हुई थी, बुलेट के निशान भी थे, और वैसे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर वो किया गया था। तो जब वो वाउंडेड मैन डॉक्टर सैदो के सामने आ जाता है, तो डॉक्टर सैदो सोचने लगता है कि अब इसका क्या करें, इसको उठा के समुद्र में फेंक दे, या इसको उठा के पुलिस को दे दे, या इसको ठीक करे। तो अब डायलेमा आ जाता है क्या, कि मैं इसको पहले ठीक करूं या इसको पुलिस को दूं, देशभक्ति निभाऊं, कि या जो हमें सिखाया गया है एज ए डॉक्टर कि तुम्हारा कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हारा काम है उनकी जान बचाना। तो डॉक्टर सैदो इसी असमंजस की स्थिति में, डायलेमा की या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थे। तो उसका दिल कह रहा था कि वो क्या करे, उसका दिल कह रहा था कि वो इस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करे, बट उसका माइंड कह रहा था नहीं, देशभक्ति भी कोई चीज है, वो निभाए। तो बस वो इस डायलेमा से कैसे निकलता है, कैसे वो डिसाइड करता है, कैसे वो अपने इमोशंस को रोकता है, क्या करता है, इसी चैप्टर में इस बात को बताया गया है। कैसे डॉक्टर सैदो उसको मार देता है, या उसकी इलाज करता है, या फिर क्या करता है, ये सब चीजें बताई गई है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब हम इस चैप्टर को। तो चैप्टर में क्या है, सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर में बताया गया है डॉक्टर सैदो के घर पर। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सैदो के घर की बात करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सैदो जो है हमारा एक जापानीज सर्जन है। अब जापानीज सर्जन है और एक बहुत ही ज्यादा एकम्प्लिश साइंटिस्ट भी है, क्योंकि इन्होंने, और इनका जो घर है वो कहां पर है, जापानीज कोस्ट पर है। अब हम एक जापानीज कोस्ट बना लेते हैं। ये हमारा एक ये जापानीज कोस्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, जापानीज कोस्ट हो गया। इस जापानीज कोस्ट पर ये इधर क्या हो गया हमारा, सी। क्या हो गया हमारा, इधर हमने बना दिया ये सी, ये सी है, ये सी फैला हुआ है, और यहाँ पर हमने एक आइलैंड बना दिया। ये एक आइलैंड बना देते हैं, ये क्या है हमारा आइलैंड। ये हो गया जापानीज कोस्ट, ये हो गया सी, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब जो इनका हाउस है, जो डॉक्टर सैदो का घर है, वो यहाँ पे है, एक हाई रॉक पर है, ऊंची चट्टान पर डॉक्टर सैदो का घर बना हुआ है। ये डॉक्टर सैदो का घर है, कहां पर, इस ऊंची चट्टान पर। और ये जो घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, ऐसे पाइन के ट्रीज है, पाइन ट्रीज। ये क्या बना देते हैं हम यहाँ पे, इसके चारों तरफ पाइन के पेड़। ये क्या है, पाइन ट्रीज। ये आपको चारों तरफ फैले हुए हैं पाइन ट्रीज, जिसके घर के चारों तरफ यहाँ पे पाइन ट्रीज लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया डॉक्टर सैदो का घर। ये हो गया कौन सा कोस्ट हमारा, ये जापानीज कोस्ट है। और इस कोस्ट पर ये क्या है, एक समुद्र है, और यहाँ पर इनका क्या है, एक छोटा सा बीच है। क्या है, यहाँ पर एक बीच है, इतना सा। ये क्या हो गया, बीच। ये क्या हो गया, सी। ये हो गया आइलैंड, और ये हो गया डॉक्टर सैदो का हाउस, डॉक्टर सैदो का घर। तो यहाँ पे डॉक्टर सैदो हमारे रहते हैं। तो ये फिलहाल की बात है, प्रेजेंट की जो उसमें बताई गई है, कि जो डॉक्टर सैदो है जापानीज कोस्ट पर रहते हैं, जहाँ पर उनका एक हाई जो हिल होती है, रॉक होती है, उस पर क्या इनका घर बना हुआ है। इधर समुद्र फैला हुआ है, सी है, यहाँ पर एक आइलैंड है, और इसके चारों तरफ, इसके घर के चारों तरफ क्या है, पाइन के ट्रीज है। तो यदि बात करते हैं, जब जो डॉक्टर सैदो छोटे बच्चे थे, एज ए चाइल्ड, तो वो इन पेड़ पर चढ़ा करते थे। क्या बताया गया है कि जब डॉक्टर सैदो छोटे बच्चे थे, तो वे इन पेड़ पर चढ़ा करते थे, और इनके पिता भी थे उस समय। तो इनके जो पिता थे, वे क्या बताते हैं कि जो इधर ये आइलैंड है, कहाँ है, साउथ सी में आइलैंड है। क्या है, साउथ सी में आइलैंड है, और जो साउथ सी का आइलैंड है आगे है, ये तो एक छोटा सा है, इससे आगे साउथ सी में आइलैंड है, यहाँ पे कहीं कुछ आइलैंड है। और जो ये आइलैंड है साउथ सी में,
जो साउथ सी में आइलैंड है, तो इसके फादर कहता है ये जापानीज फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेंगे। अब स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन होता है जब ये तरक्की की सीढ़ी, क्या है ये? जापान के फ्यूचर की ये तरक्की की सीढ़ी है। ये तरक्की की सीढ़ी का काम करेंगे और एक समय जो जापानीज का, जो जापान का जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा इनकी बदौलत। ये इतने ज्यादा क्या करेंगे? हेल्प करेंगे जापान की पावर को बढ़ाने में। तो कौन कहते हैं? डॉक्टर सैतो के फादर कहते हैं। अब जो डॉक्टर सैतो के फादर थे उनको बस यही विश्वास था कि ये स्टेपिंग स्टोन है और आगे बढ़ेंगे। अब जो डॉक्टर सैतो के फादर थे वे बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल इंसान थे और बहुत ही ज्यादा सीरियस भी थे। क्या थे? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन क्या होता है? जो अपने पुराने रीति रिवाज को मानता है उसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल है। इन्होंने कभी भी अपने बेटे के साथ ना तो कभी मजाक की, ना कोई जोक किया, ना ही अपने बेटे के साथ खेले। बट इनकी जो टॉप मोस्ट कंसर्न थी वो थी डॉक्टर सैतो की, या कह सकते हैं अपने बेटे की एजुकेशन। अपने बेटे की एजुकेशन इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, उसी के बारे में सोचते थे। तो इनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा लेबर किया, मेहनत की, बहुत ही ज्यादा क्या की इन्होंने? मेहनत की। और अपने बेटे को कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए कि तुम अमेरिका जाओ, वहां पर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, बेहतरीन सर्जन बन के आओ। कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया। लेकिन अमेरिका भेजने से पहले डॉक्टर सैतो ने एक काम अच्छे से कर लिया था और वो था अपने बेटे के अंदर देशभक्ति को भरना। देश के प्रति जो लॉयल्टी होती है, जो पैट्रियोटिज्म है और लॉयल्टी है किसके लिए? अपने देश के लिए, वो उसके अंदर उसने भर दी थी बचपन से ही। और अब डॉक्टर सैतो बड़े हो चुके हैं, अमेरिका भेज दिया है, तो उनमें वे देशभक्ति कम नहीं हुई है। वे गुण आज भी डॉक्टर सैतो के अंदर बने हुए हैं। अब ये तो थी इसके घर के बारे में, डॉक्टर सैतो के बचपन के बारे में और इनके फादर के बारे में। अब बात करते हैं अब जो प्रेजेंट में अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जो जनरल टकीमा है, अभी क्या चल रहा है? ये तो पहले की फ्लैशबैक था। क्या था ये? फ्लैशबैक था। अभी स्टोरी जो है प्रेजेंट में चलती है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? एक बार फिर फ्लैशबैक आएगा। ये अभी प्रेजेंट में चल रही है। प्रेजेंट में थोड़ा सा घर बता दिया और फिर इसके बचपन के बारे में बताया और फिर इसके फादर के बारे में बताया। और अब प्रेजेंट की बात यह है जो स्टोरी में बताया गया है कि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे जनरल टकीमा है उन्होंने ट्रूप्स के साथ, ट्रूप्स होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप के साथ किसको नहीं भेजा? डॉक्टर सैतो को वॉर फील्ड में नहीं भेजा। वॉर फील्ड में बिल्कुल भी नहीं भेजा, युद्ध में बिल्कुल भी नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि तो उन्हें पता था कि जो डॉक्टर सैतो है उन्होंने अभी अभी एक डिस्कवरी की है जिससे कि जो बाउंड है वो जल्दी भर जाता है। बट जो हमारे जनरल टकीमा थे वे बीमार थे और उन्हें किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए जनरल टकीमा ने डॉक्टर सैतो को वॉर फील्ड में नहीं भेजा। इसलिए तो हमने कहा कि एक सेल्फिश इंसान थे, क्योंकि उन्हें किसी भी समय जरूरत पड़ सकती थी। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब बात करते हैं दोबारा से फ्लैशबैक की, इसकी कि डॉक्टर सैतो और हना कैसे मिले थे, अमेरिका के बारे में। अब जो डॉक्टर सैतो है और हना है यह अमेरिका में मिले, लेकिन जो हमारे डॉक्टर सैतो है इन्होंने तब तक इसको प्रपोज नहीं किया कि शादी के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल श्योर नहीं हो गए, कंफर्म नहीं हो गए कि ये जापानीज है। ये जापानीज है, ये होती है ट्रेडिशन, ये होती है कल्चर जो इसके फादर ने इसके अंदर डाल दी थी बचपन से, जापानीज के। तो ये पूरे जब तक, और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो ये है अमेरिकन मिले अमेरिकन सही है ना, इंग्लैंड से मिले इंग्लैंड से सही। यहाँ पे तो शादी करने के लिए तैयार है। बट इनके यहाँ पे देखो इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्रेंच है, जापानीज है, जर्मन है, चाइनीज है, कुछ भी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे जो बताया गया है इसमें जापानीज में, यहाँ पे डॉक्टर सैतो के अंदर वे वर्चू आज भी बनी हुई थी कि उसने कब तक शादी के लिए डिसाइड नहीं किया जब तक कि उसे कंफर्म नहीं हो गया कि जो हना है वो भी एक जापानीज है। अगर वो ऐसा भी ना सोचता और उसको नहीं लगता चलो कोई बात नहीं जापानीज नहीं है, बट उसके फादर बिल्कुल भी एग्री नहीं होते डॉक्टर सैतो की शादी के लिए। क्यों? क्योंकि वे तो ट्रेडिशनल इंसान थे, वे तो पुरानी चीजों को मानते थे और वे बिल्कुल भी सहमत नहीं होते, बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते इनकी शादी के लिए। इसलिए सैतो कहता है कि अब मुझे याद आती है वो मीटिंग कि जब मैं हन्ना से मिला था। ये उस समय की बात है जब मैं प्रोफेसर
के घर पर रहता था, वहां पर जिसके सीख रहा था उसी के घर पे ये रहता था। तो उस रात ये इसका मूड नहीं था प्रोफेसर के घर पे जाने का कि भाई मुझे पढ़ना है प्रोफेसर के घर। तो फिर अचानक से इसने सोचा चलो चल देते हैं। तो जब ये लेट पहुंचा तो वहां पर इसे एक नई स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिसका नाम था हना। इससे मुलाकात हुई, एक नई स्टूडेंट से मुलाकात हुई और फिर ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये जापानीज है और इन्होंने कमिटमेंट किए आपस में कि हाँ हम शादी करेंगे। और जब इनकी पढ़ाई, लेकिन कमिटमेंट क्या था कि जब हमारी जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाएगी तभी हम शादी करेंगे। तो अब इन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए जब इनकी शादी वो क्या कहते हैं इन एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो ये अपने देश आ जाता है। और देश आने के बाद इसके जो पिता है जो ट्रेडिशन था जापानीज ट्रेडिशन के साथ इनकी धूमधाम से शादी कर देते हैं और अब ये अपनी हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। और इनके पिता की भी डेथ हो जाती है, बाद में इनके पिताजी भी गुजर जाते हैं। तो फिलहाल प्रेजेंट ये थोड़ा सा इनका फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक देख लिया। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं कि इनको युद्ध में नहीं भेजा गया, तो इनकी एक हैप्पी लाइफ चल रही है, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। इनके फादर अब जिंदा नहीं है, वे मर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि इनको युद्ध में तो भेजा नहीं जाता। एक रात की बात है, डॉक्टर सैदो और हना यहाँ पर अपने बरामदे में खड़े हुए थे रात के समय और मजा ले रहे थे किसका, सी ब्यूटी यानी सीनी की जो भी सी ब्यूटी है उसको देख रहे थे खड़े होकर आराम से। अब इन्हें कुछ ब्लैक सा दिखाई देता है, कहां पर, यहाँ पे इस बीच पर इन्हें कुछ ब्लैक सा दिखाई देता है, कुछ परछाई सी दिखाई देती है जो धुंधली थी वो बहुत ज्यादा मिस्टी थी। वो लड़खड़ाते हुए वो परछाई आगे की तरफ बढ़ती है तो ये देखते हैं और फिर वो गिर जाती है, इनको दिखनी बंद हो जाती है। फिर इन्हें दिखाई देता है कि कोई चीज है जो रेंग कर ऐसे आगे बढ़ रही है, रिंग कर क्रॉलिंग कर रही है। तो रेंग तो ये आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये क्या देखते हैं, तो डॉक्टर सैदो जो है वो सोचता है कि ये कोई फिशरमैन होगा जो क्या करने के लिए, मछुआरा होगा, फिशरमैन होगा, फिशिंग के लिए गया होगा समुद्र में और वहां पर तूफान आया होगा, इसकी बोट गिर गई होगी, टूट फूट गई होगी और जब ये यहाँ पे आया होगा, कहाँ पे, समुद्र के किनारे, यहाँ पर सी बीच के पास, तो यहाँ पर जो लहरें थी वो तेज थी और लहरों से वो टकराकर यहाँ पे टकराया और यहाँ पर जो क्या थी, स्पाइक थी, नुकीली चट्टाने हो गई थी। क्या, जब भी पानी लगातार लगता रहता है जो चट्टान होती है वो ज्यादा नुकीली हो जाती है, पैनी हो जाती है। तो उसने एक सोचा, डॉक्टर सैदो ने, कोई मछुआरा होगा जिसकी जो नाव है वो चक्रवात में या तूफान में फंस गई होगी और लहरों ने उसे धकेल कर यहाँ पर फेंक दिया होगा और यहाँ पर जो चट्टाने नुकीली हो चुकी है इसके फ्रिक्शन से, वाटर के फ्रिक्शन से, और उसने इसको घायल कर दिया होगा इस मछुआरे को, इसलिए वो होगा। अब जब उन्होंने उस बात को कंफर्म करने के लिए वहां पे जाते हैं, कहां पर, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हाँ था तो ये कोई इंसान ही, बट ये कोई मछुआरा नहीं था, ये एक व्हाइट मैन था। व्हाइट मैन मतलब एक गोरा इंसान था। और गोरे इंसान कहाँ के होते रहे, अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था। ये क्या था, एक गोरा इंसान था, यंग था लेकिन बेहोशी की हालत में था, एक नौजवान था जो बेहोशी की हालत में था। अब जो इंसान था इसका एक घाव था किडनी के नीचे, पीछे यहाँ पर किडनी के नीचे इसको एक घाव था जो बुलेट का था, इसको वहां पे गोली लगी हुई थी, वो इसका घाव यहाँ पे जो एक नुकीली चट्टाने थी इनसे वो दोबारा से खुल गया था और उससे बड़े ही तेजी से खून निकल रहा था। डॉक्टर सैदो क्या करते हैं, वहीं पर जो काई होती है, जो मोसिस होती है समुद्र की, उसको इकट्ठा करते हैं और उस घाव में अंदर फिल कर देते हैं ताकि जो खून है, ब्लड है, वो ज्यादा वेस्ट ना जाए, ज्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब उस घाव को पैक कर देता है, उंगली से अंदर डालता है, अंदर तक पैक कर देता है उसके घाव को, तो वो थोड़ा सा कराहता है। कौन, जो हमारा इनको मिला है वो अमेरिकन सोल्जर POW, कराहता है, उसको दर्द होता है। अब जो डॉक्टर सैदो है वहां पे सोचता है कि अब इसका क्या किया जाए, तो एक अमेरिकन सोल्जर है और इस अमेरिकन सोल्जर ऐसे टाइम पर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब हमारा युद्ध चल रहा है, इसको हार्बर करना, हार्बर का मतलब होता है अपने घर में पनाह देना किसी को बिना बताए, या इसका इलाज करना, ये तो बड़ा ही गलत होगा और मुझ पर देशद्रोह का इल्जाम लग जाएगा, मैं टेररिस्ट हो जाऊंगा। तो अब क्या किया जाए, तो वो सोचता है या तो इसको उठाकर वापस फेंक दिया जाए, मर जाएगा, बट उसकी जो अंदर की आत्मा होती है वो उसको ऐसा कुछ करने देती। तो वहीं पर क्या होती है, हना भी होती है, वो कहती है तो एक गोरा इंसान है,
जब उसको ध्यान से देखती है तो वो सोचता है कि अपनी देशभक्ति या इसको आर्मी को सौंप दिया जाए या फिर क्या किया जाए, कुछ समझ में उनकी नहीं आता। और फिर कुछ देर तक जब आपस में डिस्कशन करते हैं डॉक्टर सैदो और हना, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले तो इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, इसको फिलहाल मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, बाद में इसको हम किसको दे देंगे, आर्मी को सौंप देंगे या पुलिस को सौंप देंगे। फिलहाल इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है और यही फिलहाल टाइम की नीड है। क्या है ये, टाइम की नीड है, इस समय की यही नीड है कि इसको फिलहाल क्या किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और घर लेके आ जाते हैं। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस इसको घर ले जाने के बाद फिर हम इसका ऑपरेशन करके किसको बता देंगे, अपने सर्वेंट्स को बता देंगे कि भाई जैसे ये ठीक हो जाएगा इसका ऑपरेशन करके हम इसको किसको सौंप देंगे, पुलिस को सौंप देंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि वो पुलिस को इसको सौंप देंगे। अब जो इंसान था जब वो इसको लेके आते हैं घर में तो काफी भूखा था, क्या था, बहुत ज्यादा भूखा था, बहुत लंबे समय से। और ऐसा हो चुका था जैसे कि पक्षी नहीं हो जाते, जैसे बर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा हल्की होती हैं, तो एक पक्षी की तरह बहुत ही ज्यादा ये हल्का हो चुका था हमारा जो अमेरिकन सोल्जर था। तो ये इसे घर पे ले जाते हैं। अब ये लेके कहाँ आते हैं, घर में। अब जैसे कि हमने बताया था डॉक्टर सैदो के फादर अभी जिंदा नहीं है, वे अभी मर चुके थे, डेड हो चुके थे, समय पहले गुजर चुके थे। तो उनका जो कमरा था ये उस कमरे में लेके आते हैं इसको, इस अमेरिकन सोल्जर को। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अगर डॉक्टर सैदो के फादर जिंदा होते तो वे कभी भी इनको परमिट नहीं करते ऐसा करने के लिए कि ये कोई इसको इलाज करो ये करो, वे बिल्कुल भी परमिट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वे तो सच्चे देशभक्त थे। ऐसा नहीं कि ये भी देशभक्त नहीं है, बट ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर का पेशा क्या होता है, दुश्मन दोस्त कोई भी हो, उसका फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू क्योर द पेशेंट, जो उसका पेशेंट होता है उसका इलाज करने की उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कहाँ लेके आते हैं उसको, अपने फादर के कमरे में लेके आते हैं। लेकिन इसके फादर नहीं है, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे मर चुके हैं, तो इसलिए अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अमेरिकन सोल्जर था वो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। अब ऐसे तो ऑपरेट नहीं कर सकते, इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो ऑपरेट करने से पहले उसको साफ करने की जरूरत थी। इसलिए डॉक्टर सैदो कहता है कि इसको साफ करना पड़ेगा। तो जो हना है वो उनकी जो नौकरानी है यूमी से कहते हैं कि यूमी कुछ गर्म पानी कर दो और उसको नहला दो, साफ कर दो। अब यूमी अंदर चली जाती है किचन में और फिर जब देखती है कि वो नहीं आई तो हना फिर किचन में जाती है और क्या देखती है कि वहां पर जो नौकर थे, पहले से 2 नौकर वहां पे बैठे थे, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये एक गोरा इंसान है, अमेरिकन है, अगर ये यहाँ पर इस घर में रहा है तो ये तो बड़ी दिक्कत कर देगा। तो जो सर्वेंट्स हैं उनको कन्विंस किया गया, कोशिश की गई कि भाई समझ जाओ ऐसा कुछ नहीं है, हम भी उनके, ये हमारे दुश्मन हैं और हम इनके कोई दोस्त नहीं है। तो उनमें से एक कहता है कि ये जो इंसान है ना, ये डॉक्टर सैदो है और ये है उनका जो नौकर होता है, माली होता है, वो कहता है कि ये बहुत लंबे समय तक कहाँ पर रहे, अमेरिका में रहे हैं, इसलिए शायद ये भी इन्हीं के जैसे हो गए, इनको पसंद करने लगे इनको सुनाकर। तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके वहां पर रहे हैं, हमारे लिए देशभक्ति पहले है, बट हम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के नाते हम इसका इलाज करेंगे और पुलिस को सौंप देंगे। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यूमी मना कर देती है उस गोरे इंसान को साफ करने से कि मैं इसको साफ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसलिए वो बिल्कुल मना कर देती है। तो हना को खुद अपने आप ही इस अमेरिकन सोल्जर को क्या करना पड़ता है, अपने आप ही नहलाना पड़ता है। तो अमेरिकन सोल्जर को साफ करती है अपने हाथों से और बिल्कुल साफ कर देती है एकदम, जिससे कि उसका ऑपरेशन किया जा सके। अब इधर जो डॉक्टर सैदो है वो अपनी ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। अब जिस कालीन पर उसको लिटाया गया था, जहां पर साफ किया गया था, खून लगातार निकल रहा था, तो वो भी गंदा हो चुका था, कालीन पर खून ही खून था, तो उस कालीन को भी वहां से हटा देते हैं। अब सैदो बिल्कुल तैयार थे ऑपरेशन के लिए, अपना कपड़ा पहन लेते हैं ऑपरेशन वाला जो पहनते हैं, अपने ग्लव्स, माथे पर एक टॉर्च लगा लेते हैं और उसको क्या पीठ के बल लिटा देते हैं, यानी कि औंधे मुंह लुटा देते हैं, और उसकी पीठ में क्या लगी थी, गोली लगी हुई थी। अब वे हना से कहते हैं देखो जो ये है हमारा अमेरिकन सोल्जर है, इसको दर्द होगा और तुम्हें क्या करना है, इसको एनेस्थेटिक देना है, मतलब बेहोशी की दवाई देनी है। और जब इसको खून निकलना शुरू हो जाता है, जब वो उसको चीरफाड़ करते हैं, देखते हैं कहाँ तक की गई है, तो जिस होल जो बुलेट ने होल किया था, छेद किया था बॉडी में, तो ये उसमें देखते हैं अपना जो टूल्स होता है उसको अंदर डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक गोली गई है।
तो कराने लगता है। लेकिन डॉक्टर सैदो की एक बात थी कि जब भी ये काम करता था तो ये उसमें बिल्कुल खो जाता था, डिजोल्व हो जाता था अपने वर्क में। और यहाँ पर अपने फ्रेंड, इसको एनिमी को क्या कहने लगता है, वो फ्रेंड कहने लगता है, कहता है दोस्त अभी घबराने की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं गोली तुम्हारी किडनी के पास है, बट उसने किडनी को डैमेज नहीं किया है, तुम बच जाओगे, लेकिन तुम्हें बेहोश नहीं होना है, तुम्हें साथ देना है। तो बस ऐसे वो देखता है और उसके बाद वो हना से कहता है, और जब कि तुमको क्या देना है, इसको एनेस्थेटिक देना है। लेकिन होता यह है कि उसकी जो यहाँ से ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है, और लाइव ऑपरेशन हना ने पहले नहीं देखा था, और जब वो देखती है कि अब उसके सामने खून निकलने लगता है तो वो बहुत ज्यादा क्या रेस्टलेस फील करती है, तो उसको उल्टी लगती है, तो वहां से वो भाग जाती है। और इस समय डॉक्टर सैदो को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि बट वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो अपने पेशेंट को छोड़ते ही वो मर जाता है, ऐसी कंडीशन में था। तो हना फिर वापस आती है, एनेस्थेटिक देती है, और जब वो उसको एनेस्थेटिक देती है तो वो क्या देखते हैं, उसकी यहाँ पे गर्दन पे निशान थे, लाल लाल निशान थे उसकी गर्दन पे। और वे निशान वे थे, जब वो निशान को देखते तो उसके याद आती है कि बचपन की वे कहानियां जो उसको सुनाई गई थी, वे कहानियां बताई गई थी कि अमेरिकन जो प्रिजनर, यानी कि जो दुश्मन देश के कैदी होते हैं, दुश्मन देश के जो सैनिक होते हैं, उनके साथ कैसे टॉर्चर किया जाता है, वे सारी कहानियां उसको आज सच लग रही थी जब उसने देखा कि इसको टॉर्चर किया गया है। और फिर इसी के साथ उसको याद आती है जनरल टकीमा की, कि एक जनरल टकीमा भी है, अगर उसको पता चलेगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि उसने तो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरे तरीके से उसकी पिटाई करता था। बट उसके बारे में अब कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने एक युद्ध था, एक वॉर हुआ था, उसको जीत लिया था, तो सबकी नजरें अब नीचे हो गई थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अब ऐसे क्या होता है कि अब जो हमारे डॉक्टर सैदो लगातार लगे रहते हैं कोशिश में, और आखिरकार वे बुलेट निकाल लेते हैं और कहते हैं दोस्त मैंने गोली निकाल लिया, अब तुम खतरे से बाहर हो। फिर स्टिचिंग करने के बाद और उसको पट्टी करने के बाद उसको वहां पर लिटा देते हैं। अब जो पेशेंट है वो दिन प्रतिदिन बेटर होने लगता है। अब हना भी उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। अब जब हना अच्छी देखभाल कर रही है तो हना उसके लिए खाना बनाती है और खाना ले जाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि जो नौकर थे वो ही क्यों लेकर, क्योंकि नौकरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम बिल्कुल भी अमेरिकन सोल्जर की सेवा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल देशभक्ति के खिलाफ है। अब जब हना आती है उसके कमरे में, और लेकिन वो घबरा जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, तो हना उससे उसकी ही एक्सेंट में बात करते, उसकी लैंग्वेज में बात करते जो थी अमेरिकन लैंग्वेज। इंग्लिश में बात करती है तो जो अमेरिकन सोल्जर है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है, वो कहता है कि आपको अंग्रेजी कैसे बोलनी आती है। तो तब हना उससे कहती है कि हम अमेरिका में रहे हैं, वहां पर हमने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। तो फिर वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टॉम है। क्या है? मेरा नाम टॉम है और मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं अभी एक सोल्जर था। तो ऐसे ऐसे वो अपनी बात उसको बताता, लेकिन कंप्लीटली नहीं बताता। अब जो सर्वेंट है वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या देखकर कि ये लोग अमेरिकन की अब हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा हम इसको पुलिस को सौंप देंगे, बट ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको पसंद कर रहे हैं, तो वे सब उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हना समझाती है डॉक्टर सैदो को, बताती है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा बेचैन हो चुके हैं और वो घर से जाने की बात कर रहे हैं, और वे कहते हैं या तो इस घर में ये अमेरिकन सोल्जर रहेगा या फिर इस घर में हम रहेंगे, एक को यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब जो सर्वेंट है वे बिल्कुल भी नहीं मानते और वे क्लैरिफाई कर देते हैं चीजों को। तो हना यहाँ पे कहते हैं कि देखो ये जो नौकर है ना, यही हमसे ज्यादा क्लियर है, हम क्यों इतने ज्यादा क्लियरिटी में नहीं है, इनको सब कुछ दिखता है लेकिन हमको क्यों नहीं। तो डॉक्टर सैदो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारा एक फर्ज है डॉक्टरी का, हमें वो भी पूरा करना है। तो ये बात उसको समझाता है। तो वे उनको डॉक्टर सैदो को बताते हैं, जो उनका माली होता है वो कहता है कि एक अमेरिकन सोल्जर को घर में पनाह देना आतंकवादी से कम नहीं होता। आप पर आतंकवादी का मुकदमा लग जाएगा और हम पर भी लग जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैंने आपको बचपन से पाला है। तो वे 7वें दिन क्या होता है, अब 7 दिन हो जाते हैं ऐसे ही नौकरों के साथ उनकी उलझन सी चलती रहती है। और जैसे ही 7वां दिन आता है, 7th डे, 7वें दिन 7th डे को नौकर घर छोड़ देते हैं सुबह के टाइम। क्या करते हैं, सुबह के टाइम नौकर घर छोड़ के चले जाते हैं।
अब जो हना है वो किचन में जाती है और उन सब का पेमेंट देती है, कहती है ये रहा तुम्हारा पेमेंट, और उनको उन्होंने जो अभी तक सेवाएं दी हैं उसके लिए क्या कहती है, उनको थैंकफुल करती है। अब जो यूमी होती है, यूमी क्या कहती है हना से, वो बहुत ज्यादा रोती है, किसके लिए, हना के बच्चे के लिए, जो उनका बेटा होता है उसके लिए। इनका एक बेटा भी है छोटा, क्योंकि उसकी देखभाल कौन करती है, यूमी ही करती है। तो उसके लिए वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, रोती है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करे। तो वो कहती है किससे, हना से, कि जब भी ये बच्चा अगर ज्यादा रोआ तो मैं, आपको पता ही है मैं घर पे हूँ, आप मुझे बुला लेना। लेकिन हना यहाँ पर डिटरमाइंड हो जाती है और वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूमी को वापस नहीं बुलाने वाली। वो ऐसा क्यों कहती है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो नौकर उनका डायरेक्ट स्ट्रेस में भी साथ नहीं दे सकते तो उनको बुलाने का क्या फायदा है। तो बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि मैं उनको नहीं बुलाएंगे, और इस प्रकार 7वें दिन जो नौकर है वो चले जाते हैं, वो उनका पेमेंट कर देती है। अब होता क्या है, उसी दिन 7वें दिन दोपहर का टाइम था, जब हना जो गमले होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, उनको ठीक कर रही थी और नए पौधे लगा रही थी, तो क्या देखती है, एक मैसेंजर आता है जनरल टकीमा का, जो वर्दी में होता है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होता है, और वो आता है और वो उसे देखकर डर जाते हैं बहुत ज्यादा, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, थंडर क्लैप हो जाती है, भौचक्की रह जाती है। उसको लगता है कि आज तो सुबह के टाइम नौकर गए और दोपहर के टाइम में सोल्जर आ गया, ये मैसेंजर आ गया, क्योंकि उसे लगता है कि नौकरों ने बात बता दी है। अब क्या होगा, अब देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, ये डॉक्टर को ले जाएंगे, सैदो को मुझे भी ले जाएंगे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से उठकर डॉक्टर सैदो की तरफ चलने लगती है, जो कि लाइव स्टडी रूम में बैठे हुए थे, बुक पढ़ रहे थे, तो उधर चल देती है। तो जब तक वो उधर आती है तो जो वो मैसेंजर होता है वो हना के पीछे पीछे आने लगता है, और वो कहां पर पूछता है कि डॉक्टर सैदो क्या, तो वो बताते हैं कि वे स्टडी रूम में है। तो जब वो स्टडी रूम में जाता है तो डॉक्टर सैदो पूछता है, हाँ जी बताइए क्या बात है। तो जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि आपको अर्जेंटली अभी जनरल ने बुलाया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको अर्जेंटली बुलाया है। तो तब हना कहती है बस इतनी सी बात है। तो तब वो कहता है क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है, क्योंकि हना के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहती है नहीं सॉरी, हमें इसके लिए खेद है, तो जनरल की ने बुलाया है, तो इसलिए जो सैदो कहता है ठीक है चलो मैं आ रहा हूं। तो मैसेंजर चला जाता है, तो फिर वो इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं कर पाते और बैठ जाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और वो उससे कहती है ना डॉक्टर सैदो के कि मुझे लगा कि वो तुम्हें पकड़ने आया है और जो नौकर है उन्होंने ये बात कह दी है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अब इस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो। इसलिए अब वो कहां पर जाता है, वो जाता है सीधा जनरल टकीमा के पास। अब उनकी हालत हो गई थी बहुत खराब, जैसा कि मैसेंजर ने बताया था। अगला जो और अब वहां पर जब वो बैठ जाता है, उसका इलाज करता है, इलाज करने के साथ साथ जो डॉक्टर सैदो है जनरल टकीमा को सारी बात बताता है कि एक्सीडेंटली मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे यहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर बहुत ही घायल स्थिति में आया, और वो इतना घायल था कि उसकी जान बचाना इम्पॉसिबल था, लेकिन वो मुझे मिल गया और मैंने उसकी जान बचा ली। अब जब मैंने उसकी जान बचा ली तो अब बताओ मैं क्या करूं, वे नौकर भी घर से जा चुके हैं और मैं बड़ा ही घबराया। तो जनरल टकीमा कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर सैदो ना होते तो मैं तुम्हें कभी का देशद्रोह लगा देता और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, बट तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और देशभक्त भी हो, और मुझे पता है और तुम्हें भी पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। तो कहता खैर कोई बात नहीं, तुम अच्छे देशभक्त हो, मुझे यकीन है तुम पर, ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तुम्हारा दुर्भाग्य रहा कि जो ये अमेरिकन सोल्जर है तुम्हारे पास आया, लेकिन अब तुम घबराओ मत, इसका एक दूसरा तरीका है, मेरे पर्सनल असेसिन्स है। असेसिन्स क्या होता है, हत्यारे होते हैं, और वो भी क्या है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे कुशल मेरे पास है, जो रात को आएंगे उसकी बॉडी को भी खत्म कर देंगे और खून भी नहीं बहने देंगे, उसको जान से मार देंगे, उसकी बॉडी को भी वहां से हटा देंगे, मैं उनको रात को भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और जब उसने इस बात को सुना तो उसकी चैन सांस में सांस आई और उसने जनरल टकीमा का धन्यवाद किया और वो वहां से घर आ जाता है। बट घर आने के बाद वो हना से कोई बात नहीं बताता कि ऐसे ऐसे रात को हत्यारे आएंगे, तो वो हना से नहीं बताता,
क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो और ज्यादा परेशान होती थी। तो रात को अच्छी नींद आई, किसको? हमारे जो डॉक्टर सैदो है उसको। लेकिन तकीमा ने एक बात कही थी कि जो उसका कमरा है वो बाहर वाला होना चाहिए अमेरिकन सोल्जर का, और उसके दरवाजे खोल के रखना। तो पहली रात वो सो जाते हैं। तो सोने के बाद तो अचानक से कुछ गिरने की आवाज सुनती है, तो जो हमारे डॉक्टर साहब है वे अचानक से बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि असैसिन्स आए हैं और उसका काम कर दिए हैं। तो सुबह जब उठ के जाता है बहाना बनाते हुए किसके? अमेरिकन सोल्जर के कमरे में, तो अमेरिकन सोल्जर पहले से ही वहां पर उठ के बैठा हुआ था और वो तैयारी कर रहा था बाहर घूमने की, क्योंकि वो ठीक हो चुका था। तो वो देखता है कि अरे असैसिन्स तो आए ही नहीं, जैसा कि जनरल टकीमा ने कहा था। तो वो उसके पास जाता है, उससे बात करता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। तो डॉक्टर सैदो कहता है एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर सैदो है वो डबल गेम खेल रहे थे, दूसरा गेम खेल रहे थे उसको छुटकारा पाने का। भाई जो उनका डॉक्टरी का पैसा था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया, अब देशभक्ति निभाने का टाइम था, देशभक्ति निभा रहे थे। तो कहता है कि इसमें थोड़ा सा क्या है, तनाव है, क्या कह सकते हैं, थोड़ा अकड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि हाँ थोड़ी एक्सरसाइज से अगर काम चल गया ठीक, नहीं तो इसको मालिश से भी आप ठीक कर सकते हो। अब डॉक्टर सैदो को लगा कि अब दूसरी रात को असैसिन्स आएंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। अब दूसरी रात क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो उसको लगता है कि वे आराम से आएंगे, छप छप की आवाजें उसे सुनाई देती है। तो अगले दिन सुबह उठ के देखता है तो फिर वहां पे था कौन? अमेरिकन सोल्जर। अब सोचता है कि चलो आज नहीं आए तो तीसरी रात तो आ जाएंगे। तीसरी रात तेज तूफान चल रहा था, जो पाइन के ट्रीज थे ये हिल रहे थे, आपस में रगड़ खा रहे थे, और जैसे असैसिन्स आता है ना दबे पांव, उसे लगा कि आज तो आ ही गए, और फिर वो चैन की नींद सो जाता है। फिर अचानक से एक आवाज होती है, उठ के घबरा जाता है, और उसके साथ साथ उस हना भी उठ जाती है। वो कहती है क्या बात थी? तो वो कहता है तुम मत जान, तुम यहीं पर रहना, मैं देख के आता हूँ। तो उनका बच्चा भी रोने लगता है। तो सुबह को क्या देखता है कि वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो वहीं पर ही था। अब जो ये स्ट्रेस है जो उसको अब मिल रहा है ये बहुत ही ज्यादा खराब था। अब वो सोचता है कि इसका छुपे अपने घर में रखना ज्यादा दिन तक तो छुपा नहीं रह सकता, कि मैंने अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में पनाह दिया, उसका इलाज किया, ज्यादा दिन तक नहीं छुपा रह सकता। जनरल टकीमा को भले ही बता दिया हो लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं छिपा रहेगा, तब मुझे इसका अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो जाता है अमेरिकन सोल्जर के कमरे में और उसको कहता है कि देख भाई टॉम, अब मैं तुझे ज्यादा लंबे समय तक अपने घर में नहीं रख सकता, तुम वैसे अब बिल्कुल फिट हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, अब तुम्हें ना यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए एक प्लानिंग कर चुका हूं तुम्हें कैसे जाना है। अब वो उसके लिए पहले से ही छुप कर गया था मार्केट में, वहां से पैक्ड फूड लेके आया था, पानी की बोतलें लेके आया था, एक कंबल खरीद के आया था साहूकार के यहाँ से, एक अच्छा था ब्लैंकेट, वो लाके उसे देता है, उसे समझाता है देख टॉम मैं नहीं रख सकता, अब कभी ना कभी तो पता चलेगा ही और ये मेरे लिए बड़ी ही दिक्कत की बात हो जाएगी। तो उसके लिए बोट को वो पहले से ही कहां पर समुद्र में यहाँ पे बांध देता है, कहता है, और उसको एक टॉर्च देता है और कहता है कि तुम यहाँ से बैठ के जाओ, आगे एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादातर जब चक्रवात आता है या बारिश तेज होती है तो वो डूब जाता है, और फिलहाल ऐसा कोई मौसम नहीं है इसलिए वहां पर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, वहां पे कोई नहीं आता जाता, तो वहां पे चले जाना। और वहां पर कोरियन फिशिंग शिप आएंगे, क्या आएंगे? कोरियन फिशिंग बोट्स आएगी, यानी कि कोरिया के लोग आते हैं जो यहाँ पर किसके लिए आते हैं? फिशिंग के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गहरा पानी है। तो कोरिया से यहाँ पर आएंगे और तुम्हें ना उन बोट का इंतजार करना और उसमें बैठकर तुम निकल जाना, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये खाना है, कंबल है, पानी है और ये टॉर्च है। और टॉर्च का यूज कब करना है? तुमको सिग्नल देना है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है जब तक तुम वहां पर हो मुझे बताते रहना। और सिग्नल कब देना है? होरिजन के टाइम, जब सूर्य छिप रहा होगा उस समय तुम्हें टॉर्च जलानी है। अगर तुम रात को जलाओगे तो सबको दिखाई देगी और वहां पर तुम्हें फिर से पकड़ लिया जाएगा। तो उसकी बात को समझता है और उसको हामी बोल देता है, और उसे आगे कहता है अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो वापस नहीं आना है तुम्हें, वहीं पर ही फिश होगी और तुम्हें उसको कच्चा पकड़ के ही खाना है, पकड़ लेना और कच्चा ही उसको खा जाना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे इस आइलैंड पर तो आग उठेगी और पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इंसान है। तो उसे कहता है, और कहने के बाद वो सो जाता है आराम से और वो अपनी बोट को लेकर चला जाता है। अगली शाम के टाइम वो देखता है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, कि कोई फ्लैश नहीं आती। तो इसका मतलब ये था कि जो वो था अमेरिकन सोल्जर, उसको जो कोरियन
फिशिंग बोट थी वो उसको मिल गई थी और उसमें बैठ के वो निकल गया था। जब वो चला जाता है तो फिर से मैसेंजर आता है, अब किसका, जनरल टकीमा का ऑपरेशन होना था, तो वो उनका ऑपरेशन कर देता है। उनकी जो पित्त की थैली थी उसको निकाल के आ जाता है, अब वो ठीक है, उसी दिन निकाल के आया था, वो ठीक है। अब उनका रूटीन चेकअप के लिए जाता है, तो ऐसे ही अब उनसे बात करता है कि सर, जो अमेरिकन सोल्जर था वो भाग गया, वो नहीं रहा, मैंने कल ही देखा वो चला गया, अब बताओ क्या किया जाए। तो वो कहता है, जनरल टकीमा कहता है, अरे मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, अरे तुम तो जानते हो डॉक्टर सैदो कि मैं कितना परेशान था अपनी बीमारी को लेकर, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच पाया, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। खैर वो भाग गया, अब बताओ मैं क्या करूं, मैंने अपना वादा नहीं निभा पाया। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, तुम एक अच्छे देशभक्त हो, अच्छे डॉक्टर भी हो, मुझे तो कोई बात नहीं अगर वो भाग गया, लेकिन इस बात को बाहर किसी के सामने रिलीज मत करना, नहीं जाने देना। खैर जो हो गया सो हो गया, वो उससे आगे कहते हैं। तो बस इसी के साथ वो चला जाता है और भूल जाते हैं, और कहता है मैं भूल गया, इस इंफॉर्मेशन को लीक मत करना, अब तुम घर चले जाओ। अब जो डॉक्टर सैदो है वो अपना घर आ जाता है, अब क्योंकि जनरल टकीमा की उसकी मुट्ठी में आ गया था किसके, डॉक्टर सैदो की, तो अब उसके घबराने की बात नहीं थी। तो अब कहाँ पे आ जाता है, वो घर आ जाता है और बरामदे पे खड़ा होकर देखने लगता है, सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उसको याद आती है अमेरिकन, उस समय जब वो अमेरिका में था, कि कैसे वो संघर्ष कर रहा था कमरा लेने के लिए और उसको रूम भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक जापानीज था। फिर उसको खैर एक लेडी के घर रूम मिल जाता है, और फिर एक बार उसको क्या, और वे उससे नफरत तो करता ही है खैर, लेकिन रूम तो मिल ही जाता है। फिर वो प्रोफेसर की बताता है कि प्रोफेसर के घर पे वो पढ़ने के लिए जाता था, तो उन्होंने भी कोई ऐसी दिक्कत का सामना वहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसे फिर ये सब चीजें वो सोचता है। फिर अमेरिकन सोल्जर उसके पास आया, तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों अमेरिकन की जान नहीं ले पाया, मैं क्यों टॉम को नहीं मार पाया, वो इस बारे में सोचता है, क्योंकि वो तो उसका एक एनिमी था, कहता वो उसका एक एनिमी था, मैं क्यों उसको नहीं मार सका, इस बारे में वो सोचता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, यही इसका एक्सप्लेनेशन था। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये वाले कैरेक्टर्स ये पूछे जाते हैं, तो इनका बड़ा ध्यान रखना और इनको अपने तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। लगभग 100% चैप्टर में से 98% हमने वे बातें आपको बता दी है जिनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर ये आपका काफी लेंथी है, लेकिन लेंथी होने के साथ साथ इसमें सभी बातें पढ़ने की नहीं होती, तो हमने एक कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।